Okay. Good evening, students. गुड इवनिंग सर। सब लोग आने देते हैं एक बार, और किसी को डाउट है फ्रॉम द लास्ट क्लास तो प्लीज पूछना स्टार्ट करो डाउट को, ठीक है। तो लास्ट क्लास तक ऑलमोस्ट हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया था। आज इस लास्ट क्लास इस चैप्टर का, यानी आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, मैंने बताया था। याद है किसी को हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट क्लास? मैंने क्या बोला था, क्या पढ़ेंगे, बोलो। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और And? एम्पेरिकल फॉर्मूला। हाँ वेरी गुड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में, बट एक बार सब लोग को आने तो फिर बात करेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट किसी को फ्रॉम द लास्ट क्लास तो प्लीज अपना डाउट वगैरह जो भी है पूछना स्टार्ट करो, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछो आराम से। सर एक बार एन फैक्टर का मतलब फिर से बता दीजिए। एन फैक्टर देखो मैंने क्या बताया, एन फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी एक रिएक्शन के अंदर, ठीक है, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है या होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। सर मतलब एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कितना टोटल होता है ना, मतलब नहीं, अब ये बात में देखो मैं तो क्या समझा रहा हूँ, ये मैंने उजली बताया था, ये बात वापस से रिपीट करता हूँ। देखो एन फैक्टर का जो डेफिनेशन होगा ना वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा। एन फैक्टर का सिंपल मतलब होता है वैलेंसी फैक्टर। क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना। तो वैलेंसी फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करें? तो वैलेंसी फैक्टर को डिफाइन करने का अलग अलग तरीका होता है, और वो अलग अलग तरीका अलग अलग कंडीशंस पे होता है। यानी सिंपल भाषा में समझो, अलग अलग कंडीशन का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि अगर मैं केमिकल रिएक्शन का बात करूं तो वहां पे मुझे बोलना पड़ेगा कि वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है कि उस केमिकल रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। से एग्जांपल दिखाता हूं तुमको, मैं यहाँ पे देखो, ठीक है। मान लो कि हमारे पास सोडियम है, Na गैस है मान लो, ठीक है। ये सोडियम जो है मान लो वो Na प्लस में कन्वर्ट हो गया। क्या में कन्वर्ट हो गया? Na प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो Na प्लस में जब कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, बताओ तो। यहाँ बताओ, 1। एक इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हमारे लिए क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए क्या बन जाएगा, एन फैक्टर बन जाएगा। तो एन फैक्टर बेसिकली अलग अलग, लाइक जब हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो अलग अलग कंडीशन में उनका डेफिनेशन जो होता है वो अलग अलग बन जाता है। ऐसे भी हमने देखा कि रिएक्शन बोला जाए तो हम बात करेंगे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। बट अगर हम एक नॉर्मल आयन का बात करेंगे तो आयन के अंदर क्या होगा, उसके ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट मैग्नेटिक होगा, चार्ज। हाँ वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो एन फैक्टर का डेफिनेशन जो होता है वो अलग अलग कंडीशन में क्या होगा, अलग अलग डेफिनेशन डिफाइन किया है। क्लियर? यस सर। तो मुझे उम्मीद है सब लोग आगे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद न्यू टॉपिक। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी स्कूल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंट्रेंस के ऊपर या इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आने का चांस कम रहता है, बिकॉज ये कुछ से लंबा चौड़ा क्वेश्चंस रहता है इसके ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा तुमको, लाइक बोर्ड एग्जाम में जो रिटन एग्जाम होगा वहां पे इनसे क्वेश्चन पूछा है। तो प्लीज गिव द हेडिंग, और ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डालो हेडिंग, लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and empirical form। तेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये हमारे पास है टॉपिक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये टॉपिक क्या है, कैसे काम करता है, बताता हूं मैं तुम लोगों को कैसे ये काम करता है, हाउ दिस वर्क। देखो पहले तो मुझे ये बताओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या किसी को भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में कोई आइडिया है? क्या किसी ने, सॉरी सॉरी किसी को क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में कोई आइडिया है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में हमको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। एग्जांपल ले लो, वाटर का बात करते हैं तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो H2O हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, राइट। मैं बात करूं ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, ब्यूटेन। तो क्या होता है, विथ इट प्रोप्यूट C4 कितना होगा, C4H10। तो C4H10 हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, किसका, ब्यूटेन का होगा। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में शायद ही तुम लोगों ने कभी सुना है। क्या कोई है जिसने सुना है इसके बारे में? तो मुझे बताओ। नो सर। नहीं सुना, राइट, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखो इंपेरिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, छोटा सा लाइन इसके बारे में लिखो, फिर हम आगे बात करेंगे
ठीक है। मॉलिक्यूलर तो हमको पता है क्या होता है, हम बात करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में। तो यहाँ पे लिखो तो, ठीक है, लिखो द इंपेरिकल फॉर्मूला, द इंपेरिकल फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ, the empirical formula consists of the simplest ratio, consist of the simplest ratio, consist of the simplest ratio, क्या बोलेंगे सब लोग, simplest ratio, consist of simple ratio of an atom in whole number, in क्या number, in whole number, in whole number। तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि एक ऐसा फॉर्मूला जहां पे एटम जो प्रेजेंट होगा वो किसमें प्रेजेंट होगा, अपने सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट होगा। क्या रेशियो में, सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट होगा। अब ये देख के भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो कोई बात नहीं, एग्जांपल देखते तो और क्लियर। मान लो कि मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूं और एक बात करता हूं इथेन का। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, C2 कितना 86, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं बताओ सब लोग, इथेन। तो ये इथेन का क्या होगा, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। अगर मान लो कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना हो, यानी इसी का मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना हो, तो क्या तुम बता पाओगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने क्या बोला कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है। क्या रेशियो है बेटा लोग, सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपल, अगर मान लो इसको, ये जो रेशियो है यहाँ पे कितना रेशियो है हमारे पास, सर CH3, तो सिंपल करो ना, क्या आएगा सिंपल करने से, सर CH3। बस ये क्या बन गया, CH3 बन गया। तो यानी इथेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH3 होगा। और वी कैन से कि CH3 का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C2H6 होगा। तो ऐसे मान लो मैं कोई और देखूं, जैसे मान लो कि मैं बात करूं C5H10 के बारे में, है ना, C5H10। तो C5H10 कौन है बताओ तो, इसका नाम क्या होगा, पेंटीन। ये कौन बन गया, पेंटीन बन गया। तो पेंटीन का अगर मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो बताओ क्या होगा इंपेरिकल फॉर्मूला, CH2 क्या होगा, क्या होगा बताओ। तो ये और ये कटेगा, हाँ, तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा CH। तो CH तो हमारा क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखो ग्लूकोज का बात करें। ग्लूकोज का मुझे पता है कि इट इज C6H12O6। अगर मैं ग्लूकोज को इसके इंपेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करने का ट्राई करूं तो बताओ कि मुझे क्या बनेगा, तो C1, बोलो बोलो, CH2O। बोलो C1 और यहाँ पे H2, यहाँ पे O, ठीक है ना। तो ये बन गया CH2O बन गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझने का ट्राई। अगर मान लो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। तो अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो मेरे लिए बहुत आसान है इसको इंपेरिकल में कन्वर्ट करना, करेक्ट। यहां से यहां पे कन्वर्ट करना क्या है, बहुत इजी है। लेकिन अगर मैं तुमको एक नॉर्मली कोई इंपेरिकल फॉर्मूला दे दूं, मैं तुमको कोई भी एक रैंडमली एक इंपेरिकल फॉर्मूला उठा के दे दूं, तो क्या तुम इंपेरिकल फॉर्मूला को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, सोच के बताना, हाँ कि ना। संदीप आया नहीं क्या अभी तक, संदीप कल्पना आया कि नहीं आया, संदीप नहीं आया, संदीप, कल्पना, कल्पना तो आ गई, संदीप नहीं है क्या, हाँ संदीप नहीं है, संदीप, संदीप नहीं है, ठीक, चलो तो बोलो मुझे, बोलो बोलो मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। सर डिजायर्ड, सर डिजायर्ड नहीं मिल पाएगा। सॉरी फिर से बोलो। सर जो डिजायर्ड होगा वो नहीं मिल पाएगा, जैसे हम लोग 1 से करेंगे फिर 2 से, तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा, तो डिजायर्ड नहीं नहीं वो मिलेगा। कैसे मालूम चलेगा, नहीं वो नहीं बोल रहा मैं, डिजायर्ड भी मुझे कैसे मालूम चलेगा, एक बार सोचो ना, कोई पॉसिबिलिटी है क्या सर कि सर ये तरीका से मालूम कर सकते नो हैं, सर। नहीं है, नो सर। ठीक है। तो सब सोच के बोलना, मान लो कि मैंने तुमको बोला कि मेरे पास यहाँ पे C2H3 है, मान लो मैंने एक कोई कंपाउंड दे दिया, वो कंपाउंड क्या है, C2H3 है, और मैंने बोला कि ये किसी एक कंपाउंड का क्या है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला है, और मैं चाहता हूं कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना। तो क्या ये पॉसिबल है कन्वर्ट करना क्या हमारे लिए, नो सर। पॉसिबल ना, ठीक है। नो लेकिन सर। अब यहाँ पे बात समझ, एक बात समझ, एक थोड़ा बात समझ।
यहाँ पे देखना एक बार ध्यान से, इधर देखना, इसको देखना है इधर। यहाँ पे देखना कि अगर मान लो मुझे CH3 को इसमें कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे क्या करना होगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 2। इंटू Into करना two. होगा बहुत अच्छा। तो यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। इन द सेम वे मुझे बताओ यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे पहुंच जाए, Sir, 5. 5 से मल्टीप्लाई करें, बहुत अच्छा बोल रहे हो। यहाँ बताओ किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पहुंचने के लिए, 6। 6 से मल्टीप्लाई करें, वेरी गुड। तो यानी बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन, उस इंपेरिकल फॉर्मूला में अगर मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लेते हैं वो नंबर क्या है n, इंपेरिकल फॉर्मूला में अगर मैं एक नंबर n से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पहुंच जाएंगे, बताओ तो। यस सर। और सर अभी सब पैटर्न से लग रहा है सर हर केस में n डिनोमिनेटर होगा। नहीं ऐसा नहीं है, अब ये जो तो बताओ ठीक। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि सर ये n का वैल्यू कैसे निकाला, क्योंकि n का वैल्यू नहीं पता होगा मुझे तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा। अब n मुझे पता होगा तो मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा और कहाँ पहुंच जाऊंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे n का वैल्यू पता होना पड़ेगा और जब तक मुझे n का वैल्यू नहीं पता मैं यहाँ पे नहीं पहुंच सकता। तो ये कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, ठीक है, दिमाग लगाते हैं, ठीक है। दिमाग ये लगाते हैं कि हमको, देखो एक बात तुम सुनना, मेरे बात को समझना, ठीक है। अगर मान लो मुझे ये बोला जाए कि सर आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, बात सुनना, सर आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो क्या, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्या इसका मास निकाल सकते हैं हम लोग, यस सर। निकाल सकते हैं। तो मुझे बताओ इसका मास कितना हो, तो यहाँ पे C12, तो 12 सर 30। 12 into 2 प्लस कितना होगा 6 into 1, तो 12 2 सा कितना आ गया 24 प्लस 6 कितना आ गया 30, तो इसका मास कितना आ गया 30 ग्राम, करेक्ट, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब मैं इसका मास, अब मुझे बताओ कि इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या मैं इसका इंपेरिकल मास निकाल सकता हूँ क्या, तो मेरा आंसर होगा क्या, यस सर निकाल सकते हैं। यस सर। चलो निकालो एक बार। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ 12 लिखूं और प्लस यहाँ पे 1 सर 15। तो क्या निकल गया, 15 निकल गया। अब हमने जो फॉर्मूला अभी यहाँ पे निकाला था उस फॉर्मूला को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफाई क्या करता हूँ तो देखना यहाँ पे, एक काम करते हम लोग ऐसे लिखते हैं कि सर जो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास है, ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला नियम लिखा है, ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास है सर, उस इंपेरिकल फॉर्मूला को मैं लिखता हूँ इंपेरिकल मार्क्स, क्या लिखता हूँ बेटा बताओ, उसको लिखता हूँ इंपेरिकल मार्क्स। तो ये हमारा क्या हो गया इंपेरिकल मार्क्स। इस इंपेरिकल मार्क्स को मैं किसी n से मल्टीप्लाई करता हूँ और विल बी इक्वल टू बोलता हूँ कि सर ये इक्वल किसके बराबर होगा, ये मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो अगर मुझे यहां से n का वैल्यू निकालना हो तो बताओ n का वैल्यू क्या होगा, बोलो। एम्पिरिकल मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ओ सॉरी मॉलिक्यूलर सर मिस्टेक हो गया। मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास बाय क्या होगा, एम्पिरिकल मास हो जाएगा। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास कर दूं तो क्या पता मुझे n का वैल्यू मिल सकता है। चलो ट्राई करते हैं एक बार। अब इसी केस में देखो ना, इसी केस में देखो, ये हमारा 15 निकल के आया, ये 30 हमारा है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना है 30 ग्राम, तो 30 और ये जो है कितना निकला 15 काट के देखो कितना निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है। और हमको पता है कि यही 2 हमारा फैक्टर था, यही 2 हमारा फैक्टर था जिसको अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते तो वी कैन रीच टू द क्या एम्पिरिकल सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोलो समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा। सर पर हम लोग को तो एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो हम लोग को मॉलिक्यूलर का मास तो पता नहीं होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे? इसका मास पता नहीं है सर मॉलिक्यूलर का अभी जो सर आपने जो दिया है उसमें पता है सर, हम लोग को जब एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर निकालना होगा तब नहीं पता होगा ना। हाँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ में वो दिया होगा, कुछ तो दिया होना पड़ेगा, कुछ तो गिवन होना पड़ेगा, कुछ नहीं गिवन है तो कैसे निकाल। अगर मान लो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, नहीं निकाल पाएंगे, सिंपल है, कुछ तो देना पड़ेगा। सर मतलब दिया रहेगा। तीनों में से 2 चीज दिया रहेगा। हाँ कोई भी 2 चीज तो दिया रहना पड़ेगा ना, तो कैसे निकाल। बेसिकली हमको क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला देके बोलेगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो और उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट मास विल बी गिवन। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो वहां से क्या करेंगे, पहले n का वैल्यू निकालेंगे और n का वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे आंसर। क्लियर बात।
समझ आया? तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला निकाला। अब यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, देखो काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे पेंटेन या फिर हम लोग ग्लूकोज में ट्राई करते हैं। चलो, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, याद है किसी को? कितना था? बोलो बोलो। अरे याद नहीं, 180। कितना होता है? 180 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज क्या होगा? 180 ग्राम होगा। तो अगर ग्लूकोज 180 होगा तो यहाँ पे आ जाओ, उसको देखो कितना है यहाँ पे। तो कार्बन का यहाँ पे 12 प्लस ये हमारा कितना 2 प्लस ये हमारा कितना हो गया 16। तो 12 प्लस 2 14 प्लस 16 20 30 कितना आ गया 30। तो 30 और यहाँ पे कितना 180। तो अगर 180 को मैं 30 से डिवाइड करूं तो अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। एंड यू कैन सी कि n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? एग्जैक्टली 6 है। तो यानी ये फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला, ये फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? वो जो फैक्टर है, वो जो n है, जिस n से मल्टीप्लाई करने से हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं, वो n का वैल्यू निकालना हमारे लिए क्या हो गया? पॉसिबल हो गया। क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़े। सर एक सेकंड। अब देखो, मैंने मोलिकुलर मास लिखा है, तो ये मत सोचना कि हमेशा मास होगा। मैंने कल भी तुम लोग को बताया था, लास्ट वीक बताया था, केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट क्या है? सेम है ना, अलग अलग मत जज करना। ठीक है, तो यहाँ पे मोलिकुलर मास के जगह पे अगर हमने मोलिकुलर वेट लिख दिया तब भी सेम, और इंपेरिकल मास के जगह पे हमने इंपेरिकल वेट लिख दिया तो भी ये सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा मत सोचना कि सर कोई फर्क पड़ जाएगा, कुछ होगा, कुछ नहीं। किसी को डाउट है यहाँ पे तो प्लीज बताओ। और एक बात समझना कि जो भी हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, ये होल नंबर में होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये मत सोचना कि सर सिंपल करने के चक्कर में 1.5 कर दिया, 2.8 कर दिया, 1.4 कर दिया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इट कैनॉट बी इन फ्रैक्शन, इट विल बी, इट हैव टू बी इन द होल नंबर। ठीक है? यस सर। जल्दी करोगे तो बोलो। सर हो गया। सबको हो गया? यस सर। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, a compound has, write down, a compound has molecular weight of, a compound has molecular weight of 90. A compound has a molecular weight of 90 gram, 90 gram, and its empirical formula is, CH02, and its empirical formula is CH02, and its empirical formula is CH02. CH02.
formula is CHO. Find out the molecular form. Find out the molecular form. चलो निकाल। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? क्या क्या? सर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? तो लिखा ना मैंने CHO2। CHO2 is the empirical form. Sir, C2H2O4. किसका निकाल नाम बताओ? Sir, Rohan. रोहन, वेरी गुड रोहन। सर C2H2O4 आया। सर C2H2O4। वेरी गुड। सब बताओ, प्रेम बताओ। हम्म। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसको करने के लिए। इतना टाइम क्यों लग रहा है बताओ करने के लिए इसको? समझ में आया तुमको? बाकी लोग को हुआ कि नहीं हुआ? देखो फॉर्मूला कितना सिंपल है, मतलब कितना इजी क्वेश्चन। हमको पता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला में मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पहुंच सकता। तो ये n निकालने का क्या तरीका है? तो n निकालने का यही तरीका है ना सर कि n विल बी इक्वल टू, ऊपर में क्या आ जाएगा बताओ? ऊपर हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, या फिर हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। और नीचे डिवाइड बाय क्या होगा? इंपेरिकल मास, है कि नहीं? बोलो। या फिर इंपेरिकल क्या आएगा? वेट आएगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी गिवन है 90। कितना गिवन है? 90। मुझे बस निकालना है इंपेरिकल मास कितना हो। तो इसका अगर मास निकाल लोगे तो कार्बन का कितना होगा? 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1, और यहाँ पे कितना होगा हमारे पास? 16 2 कितना? 32। नहीं बताओ तो, बोलो बोलो बोलो। यस सर। यस सर। 13 40 वो 45, ये आ गया 45। तो यहाँ पुट कर देंगे 45, ये कट के निकला 2। तो यानी कि हमारा वो वैल्यू जिसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंच जाएंगे, वो वैल्यू कितना है हमारे पास? 2 है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है बस, दैट्स इट। और क्या है? तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू, यहाँ पे तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो CH2 को 2 से, तो क्या निकलेगा? C2H2O4 आ गया। क्लियर कि नहीं क्लियर है? बोलो कुछ। यस सर। अभी चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो रहा एक बेसिक सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछता है जनरली। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन मेनली तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए खासकर। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे। अब एक प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन को डील करने से पहले समझ लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन को एनसीईआरटी में ना बहुत लंबा लंबा लाइन बाय लाइन लिख के कराया है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत ही जम्बल्ड लगता है और बच्चा कंफ्यूज होता है। तो मैं तुम लोग को वही मेथड को टेबुलर फॉर्म में सिखाऊंगा, टेबल बना के। वो मेथड ज्यादा इजी लगेगा। बात एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। एग्जाम में कोई भी करो यू विल गेट द सेम मार्क्स, डोंट वरी, कुछ अलग नहीं है। डिफरेंस ये है कि उन्होंने जो लाइन बाय लाइन लिखा है उस लाइन को हम टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो प्लीज क्वेश्चन लिखो यहाँ पे एक बार। क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। ए कंपाउंड हैज
लिखो ए कंपाउंड हैज कार्बन, a compound has carbon equal to 40%. A compound has carbon equal to 40%. है ना, a compound has carbon equal to कितना 40%, comma hydrogen is equal to 6.7%. Hydrogen is equal to 6.7%. And oxygen is equal to 53.3%. And oxygen is equal to 53.3%. 53.3%. लिखा सर कितना था? वापस से बता रहा हूं, कार्बन इक्वल टू 40%, कार्बन का गिवन है 40%, कॉमा हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन 53.3%, 53.3%, ठीक है। एंड द मोलिकुलर मास of the compound and the molecular mass of the compound and the molecular mass of the compound is equal to 60 and the molecular mass of the compound is equal to 60. Find the molecular formula. Find the molecular formula. लिख लिया क्वेश्चन सबने? फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलेगा एग्जाम के अंदर, ऐसा ही मिलेगा, ऐसा क्या, ऐसा ही मिलेगा, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में खासकर पूछा जाता है, यही क्वेश्चन। अब जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो प्रोसीड कैसे करना वो समझो। इसी को एनसीईआरटी बुक में लाइन बाय लाइन थ्योरेटिकली करके दिखाया है, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे। क्या बनाएंगे? तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हम एलिमेंट। क्या लिखेंगे बेटा लोग? एलिमेंट के बारे में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट। क्या तो मुझे बताओगे कौन सा एलिमेंट गिवन है? पहले क्या गिवन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। बहुत अच्छा, लिख दिया हमने, ठीक है। एलिमेंट के बाद हम क्या करेंगे? परसेंटेज इसका लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परसेंटेज, है ना, परसेंटेज बाय मास, यानी कितना परसेंटेज गिवन है बाय मास। ये जो भी परसेंट गिवन होता है बाय मास के फॉर्म में गिवन होता है। तो मुझे वो बताओ कितना परसेंटेज गिवन है? कार्बन में कितना? 40%। 40%, बहुत अच्छा। हाइड्रोजन कितना गिवन है? 67.7। है ना, 6.7 बेटा। और ऑक्सीजन, सॉरी सर, ये होगा 50। तो ये हमने लिख दिया, सेकंड टेबल बन गया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनका हमने परसेंटेज पर क्या लिख दिया? मास। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इनका हम लिखेंगे एटॉमिक वेट। क्या लिखेंगे? इनका एटॉमिक मास, या फिर तुम बोलोगे कि सर इनका एटॉमिक वेट। तो तुम लिख दो इसका एटॉमिक मास और वेट लिख दिया हमने यहाँ पे। तो मास और वेट हमने यहाँ पे लिख दिया। तो कार्बन का एटॉमिक मास या फिर वेट कितना होता है? ये होता है 12। हाइड्रोजन का कितना होगा? ये होता है सर 1। इसका कितना होगा ऑक्सीजन का? सर ये होता है कितना? 16। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। अभी वो करना क्या होता है? इनका हमको निकालना होगा एटॉमिक रेशियो। क्या निकालना होगा? एटॉमिक रेशियो, ठीक है ना। देखो, एटॉमिक रेशियो का बेसिकली मतलब क्या होता है? एटॉमिक रेशियो का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास परसेंटेज गिवन होगा, उस परसेंटेज बाय मास को हम उसके एटॉमिक मास से क्या करेंगे? सॉरी, उसके हम एटॉमिक मास से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि हमारे पास यहाँ पे जो भी परसेंटेज गिवन होगा, उसको हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं यहाँ पे एक बार। 40 और ये 12, तो ये क्या निकल के आएगा? ये 40 बाय कितना आ गया? 12, ठीक है। यहाँ पे करेंगे कितना आ रहा है? देखो, यहाँ पे आएगा 6.7 बाय कितना? 1। और यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा कितना? 53.3 बाय कितना? 16। तो चलो डिवाइड करते हैं स्टेप बार, कितना तो देखते हैं। तो यहाँ पे कट जाएगा ये 3 से या 4 से, 4 3 4 10 करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3.33। क्लियर बात? कितना आ गया? 3.33 आ गया।
ये हमारे पास कितना आएगा 6.7 निकल के आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 से 1 2 तो नहीं होगा, 3 टाइम्स से जाएगा, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ऐसा निकल के आएगा 3.33 होगा। करके देखो इसको कितना आ रहा है 3.33 आना। तो यहाँ पे क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। यस सर। यस सर। अब लास्ट जो कॉलम हमारे पास होगा वो लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में। क्या लिखेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो। अब ये क्या चीज होता है? व्हाट इज सिंपलेस्ट रेशियो? तो सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है कि जब तुम इसको करोगे ना तो तुमको ये देखना है कि इन तीनों का जो भी रेशियो निकल के आए, ये इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन है, सबसे छोटा रेशियो कौन है? 3.33 कौन है बताओ? देखो यहाँ भी 3.33 है, यहाँ 6.7 है, यहाँ 3.33 है, तो सबसे छोटा रेशियो कौन होगा? 3.33 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है कि इन सब वैल्यू को, इन सब रेशियो को इन तीनों में से सबसे छोटा जो है उससे डिवाइड करना। क्या करना है? इन तीनों में सबसे छोटा जो है उससे सबको डिवाइड करना है। कैसे? देखो यहाँ पे 3.33 है तो हम करेंगे 3.33 डिवाइड बाय कितना? 3.33। ये कटेगा कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। इसको करेंगे यहाँ पे तो ये 6.7 बाई कितना बताया मैंने? 3.33। देखो अब यहाँ पे एक बात समझना, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 2 के बराबर। कितना निकल के आएगा? अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर आएगा। एग्जैक्टली देखोगे तो 1.99 समथिंग आ सकता है, तो लगभग 2 के बराबर है। और इसको डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा? मतलब 1 निकल के आएगा। तो ये जो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आया, इन्हीं सिंपलेस्ट रेशियो को कंबाइन करने से, यानी इन्हीं सिंपलेस्ट रेशियो से मिलके क्या बनेगा? हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा। देयरफॉर आई कैन राइट डाउन, देयरफॉर द इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी कितना होगा बताओ? ये होगा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना? 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? C1H2O1। क्या बन गया? C1H2O1। क्लियर बात कि नहीं? यस सर। Yes, sir. डाउट? भाई बात समझ, ठीक है भाई, बात समझ। देखो हम लोग जब भी इनका रेशियो निकालते हैं ना, एक बात सुनना, जब भी हम इनका रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पे चलो अच्छा क्वेश्चन है, नसीब अच्छा अपना कि हमको इजी वैल्यू मिल गया, यानी कि हमको डायरेक्ट होल नंबर मिल गया। मैंने क्या बताया था कि हमारा जो भी इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा, वो इंपेरिकल फॉर्मूला का, ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनाओगे ना, ये किससे बनना चाहिए? होल नंबर से मिलकर बनना चाहिए, फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अच्छा है कि 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, तो हमको इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लो कि कहीं पे अगर 1 पॉइंट ऐसा कुछ है, 1.9 आ गया, तो तुम इसको अप्रोक्सीमेटली 2 मान सकते। लेकिन अगर मान लो कि 1.5 आ गया, तो क्या करोगे? तो तुमको ये करना है कि इस 1.5 को एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये क्या में कन्वर्ट हो जाए? होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। मैं खाली एग्जांपल बता रहा हूँ, 3 से तुम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी काम हो जाएगा। तो तुमको एक छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से, ताकि ये क्या में कन्वर्ट हो जाए? होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पे तुम जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान रखना उसी नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा और उसी नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये तीनों को तुम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उनको होल नंबर में लेके जाने के लिए। अगर कहीं पे अप्रोक्सीमेटली राउंड अप करके हमारा आंसर निकल रहा है तो बहुत अच्छा बात है। बट अगर मान लो कहीं पे अटक गए 1.6 या 1.5 आ गया, बीच का कोई नंबर आ गया जिनको राउंड अप करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे? कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो जो नंबर है वो क्या में कन्वर्ट हो जाए? एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। और सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि बाकी जो रेशियो है उनको भी तुम क्या करोगे? वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके छोड़ दोगे। बस समझ आया मेरा कि नहीं आया बताओ? सर मतलब पहले हम लोग को छोटे नंबर से मतलब डिवाइड करना है, फिर जो आंसर निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है। हाँ, जैसे यहाँ पे तो क्या निकला? यहाँ पे 1 2 1 निकल गया। मान लो कि 2 के जगह पे 1.5 निकलता तो क्या करते? तो क्या हम लोग यहाँ पे 1.5 लिखेंगे क्या? वो तो अलाउ नहीं है लिखना, वो तो होल नंबर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? उस 1.5 को एक कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, छोटा नंबर से, जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो,
ताकि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, तो यानी हमने उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं क्लियर क्लियर सर अगर 1.7 है सर तो फिर तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 10 ही रहेगा ना। देखो वही बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर मान लो 1.7 1.8 आ गया, 1.85 आ गया, तो तुम राउंड अप करके 2 लिख सकते। बाकी ये कंडीशन देख लेना, राउंड अप 2 लिख दो, यू विल गेट द आंसर। ये प्रैक्टिस से आएगा, ये जब प्रैक्टिस करोगे तब मालूम चलेगा कहाँ पे क्या करना है हमें। समझ में आ रहा है? और अगर तुमको लगता है कि कोई ऐसा नंबर है हमारे पास, स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको मल्टीप्लाई करने से 1.7 होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो मल्टीप्लाई कर दो। सर तो फिर तो सिर्फ 10 रह जाएगा ना उस पॉइंट पे। क्या रह जाएगा? अगर मल्टीप्लाई वाले मेथड से करना है तो फिर तो 10 बचा रहेगा ना बस 1.7 को चेंज करने के लिए। सर मैं बोल रहा अगर हम लोग को ये रहता है कि 1.7 को चेंज करना है होल नंबर में, तो फिर हम लोग को सिर्फ 10 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों चेंज नहीं करेंगे? वो तो बोल रहा हूँ, कोई छोटा नंबर अगर है तो बेटर है, अगर नहीं है मान लो 10 इज ओनली द ऑप्शन, तो नहीं करेंगे, राउंड अप कर देंगे। वही तुमको बोल रहा हूँ कि ये थ्योरेटिकली बोलने से नहीं होगा, आपको 3-4 क्वेश्चन देखना पड़ेगा प्रैक्टिस करके कि वहां पे कैसा वैल्यू रीडिंग हो रहा है। समझ में आया बात? ठीक है सोमी? यस सर, यस सर। कुछ और पूछो। सर वैसे तो हम लोग मतलब 5 के ऊपर हो गए तो हम लोग राउंड अप करके मतलब हाँ ग्रेटर नंबर लिख देते हैं, या फिर 5 के नीचे होगा तो हाँ, स्मॉलर ये तो वाला। वही वही बोल रहा हूँ। हाँ, जनरली 5 से ऊपर नीचे लिखा जाता है, इसलिए मैंने 1.5 का एग्जांपल लिया कि बिल्कुल बीच में आ गया तो क्या करोगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? हम लोग ट्राई करेंगे, देखेंगे कि अगर मान लो हमारे लिए पॉसिबल है। अब जैसे मुझे सौम्य ने बताया कि मान लो सर कोई ऐसा ऑड नंबर आ गया जो हो ही नहीं पा रहा है, 10 से जा रहा है, तो इतना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं होता है, उससे बेटर तुम राउंड अप कर दो, अपना आंसर को निकालो। ठीक है? Okay. अब देखो, तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, इंपेरिकल फॉर्मूला। पर क्वेश्चन मुझे पूछता है कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। क्या निकालने बोला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। निकल जाएगा। मास तो पहले से गिवन है, कितना मास गिवन है? 90। बहुत अच्छा। तो हमको पता है कि सर इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो क्यों ना इसका इंपेरिकल मास निकाल दिया जाए। तो इंपेरिकल मास कितना होगा बताओ? ये आगे 12, ये आगे 2 प्लस ये कितना 16। तो कितना आ रहा है? 16 17 18 19 20 30। तो क्या निकल के आया? 30 निकल के आया। और मोलिकुलर मास कितना है हमारे पास? कितना है मोलिकुलर मास? 60। वेरी गुड। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? मोलिकुलर मास बाय क्या? इंपेरिकल मास। तो ये निकल के आ रहा है 60/30। तो ये कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 हमारा n है। अब अगर मुझे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, सर एम्पेरिकल मास का यूनिट क्या होगा? सेम 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 ग्राम। मास ही तो है। देखो कुछ अलग नहीं है, इंपेरिकल मास कुछ अलग नहीं है, खाली सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किया गया। इंपेरिकल फॉर्मूला भी फॉर्मूला है, खाली सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद जो निकलता है वही फॉर्मूला है। अब मान लो ओके सर। बोलो। यस सर, यस सर। जैसे मान लो मीथेन का बात करते हैं, CH4, ये मीथेन है, मान लो CH4। अब CH4 का क्या तुम सिंपलेस्ट रेशियो बना पाओगे? क्या बताओ? बना नो पाओगे? सर। बना पाएंगे? यस सर। CH4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा, कोई चेंज नहीं है। ठीक? तो यहाँ पे 2 निकला, अब इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी कैन से कि हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा वो C1H2O1 into 2, तो इट बिकम C2H4O। तो ये हमारा क्या निकल गया? C4H2O2 इज द फॉर्मूला। समझ में आया? अगर समझ में आया पहले तो इसको लिखो, फिर बताता हूँ क्या करना है। ठीक है? अपना अपना एनसीईआरटी बुक प्लीज सब लोग निकाल लेना। ठीक है ना?
सर पेज नंबर। वो तो मुझे याद नहीं है, तो बताऊंगा क्या करना है। नहीं, पहले ये कर लो, फिर बताता हूँ तुम लोग काम क्या तुमका, ठीक है? ये सबका हो गया? ये सबका हो गया? यस सर। तो एक काम करो, एनसीईआरटी बुक Yes, sir. निकालो। एनसीईआरटी बुक निकालो और देखो कि वहां पे पहला चैप्टर निकालो। स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में देखना, ठीक है? कुछ पेजों के बाद, कुछ पेज जाने के बाद देखना इंपेरिकल फॉर्मूला कहीं भी लिखा होगा, देखो तो। इंपेरिकल फॉर्मूला दिख रहा है? यस सर। यस सर। सर पेज 19 है। तो वहां पे देखो एक सॉल्व एग्जाम्पल है, देख रहे हो? सॉल्व एग्जाम्पल, पेज नंबर 19। हाँ, सॉल्व यस एग्जाम्पल सर। दिख रहा है? और फिर ऑरेंज यस कलर सर। से रेड कलर पे एग्जाम्पल लिखा है। तो उस एग्जाम्पल को देखो। अरे यार, क्या प्रॉब्लम! उस एग्जाम्पल को देखो और हमारा करने का स्टाइल को देखो, दोनों अलग अलग है, राइट? हमने यहाँ पे टेबल बना के किया है लाइक दिस, उन्होंने वहां पे थ्योरेटिकली लिख लिख के किया है, करेक्ट? ठीक है? यस सर यहाँ पे सर। तो मोल में भी चेंज किया है। ठीक है, ठीक है, उनको छोड़ो। तुमको क्या करना है, मोल में कौन सा क्वेश्चन देगा तुम? सर प्रॉब्लम 1.2 ना, what are its empirical and molecular formulas? कौन सा तुम कर रहे हो? क्वेश्चन ये है, ए कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन। यस सर, ये वाला। ऐसे करो, इसको जैसे मैंने सिखाया है बिल्कुल उसी तरीके में करो। चलो करो, करना स्टार्ट करो, मुझे बताओ क्या निकलता है, ठीक है? चलो यस सर। सब लोग करो, लेकिन बुक का तरीका नहीं, ये जो मैंने सिखाया टेबुलर, इस फॉर्म, इस तरीके से करके मुझे दिखाओ। चलो, करंट क्या तुम लोग क्लास में खाली करंट जाता है, क्या हो गया भाई? सर क्लोरीन का मास कितना होता है? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, भूल गया। 35.5, 35.5। 35। आ गया।
कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? सर राउंड ऑफ कहाँ करना है वो नहीं समझ में आ रहा है। कैसा हो रहा है, क्या निकल रहा है, बताओ, जल्दी ब्रेक से जाएंगे। सर हाइड्रोजन का 4.07 मेरा 4.07 फोर मान लो ना, 4.0 मान लो। अच्छा सर 0.0 है ना, सॉरी सर मैं just सर H4C2Cl2 आ रहा है। कितना आ रहा है, बताओ फिर से बताओ। सर H4C2Cl2 सी को पहले लिखो, सी को पहले लिखो, सी को पहले लिखो, फिर एच को लिखो, फिर सी लिखो, ठीक है? ये क्या निकला सर C2H4Cl2 एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया? CH2Cl। सर C को पहले क्यों लिखना है? तो कार्बन हमेशा पहले लिखा जाएगा, वो आगे सल में आएगा, उसमें कौन सा सेंटर ओके सर। सेंट्रल लेटर में कार्बन तो मैं लिखते हैं, तो बताऊंगा आगे। बाकी लोग बताओ क्या हुआ? हम्म, मेरे को बोलोगे कि नहीं बोलोगे? भाई इसे भी नहीं निकला था। सर एम्पिरिकल फॉर्मूला
CH2Cl आ रहा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4Cl आ रहा है। ठीक है, और किसी का? बाकी लोगों का निकला नहीं निकला बताओ, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, बोलो हाँ ना, कुछ तो बोल दो। बाकी लोग का निकला कि नहीं निकला, आना करो यार, कैसे? अरे तुम लोग बड़ा दिक्कत कर रहे सर मेरा Yes, निकल sir. गया। हो। दो बच्चा बोल रहा है, बाकी बच्चा क्यों नहीं बोल रहे? यस सर, निकल निकल गया? सर। बताओ 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 बताओ। सर अभी अभी मिले। तो यही हम आगे बढ़ सकते हैं और बात कर सकते हैं अभी। यस सर। चलो, तो फिर उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा सब कुछ अच्छे से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक या लास्ट टॉपिक के बारे में, और जिस टॉपिक का नाम है साइंटिफिक, ये क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली क्या है? ये सिंपल टॉपिक है, तुम लोग खुद से भी स्टडी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी में कुछ बेसिक पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बता देता हूँ, फिर ये चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्ड। तो प्लीज गिव द हेडिंग, लिखो सिग्निफिकेंट फिगर। प्लीज लिखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे पहले एक लाइन लिखो, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, फिर हम लोग बात करते हैं इसके बाद डिटेल में। तो प्लीज लिखो यहाँ पे, बोलना स्टार्ट करो। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे लिखो द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए नंबर, द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए नंबर रेफर टू दोज डिजिट, द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए नंबर रेफर टू दोज डिजिट that have meaning in reference to a measured value, to a क्या होगा, measured value। Sir, that have बहुत बता रहा हूँ, significant figure of a number refer to those digits that have meaning in reference to measured value, meaning in reference to measured value, meaning in reference to measured value। देखा, meaning in reference to क्या, measured value। ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. यस सर। बहुत ही सिंपल चीज है, बता दो क्या होता है, थोड़ा समझने का ट्राई करो। ये सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं? तुमको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या फिर फिजिक्स हो, कहीं पे भी न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल करने के बाद तुम देखोगे कि जब हम किसी का आंसर निकालते हैं तो उसका आंसर पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट तक चलता रहता है कि नहीं? बताओ तो, हम लोग क्या करते हैं जब भी आंसर निकालते यस हैं सर। तो आंसर में देखना कि पॉइंट के बहुत सारे डिजिट तक क्या होता है, वो आंसर चलता रहता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर उस फिगर को बोलते हैं जो किसी भी कैलकुलेशन में उन फिगर को या उन नंबर को देख के
ये मालूम चल पाए या फिर हम ये बोल पाए कि ये इसका एक्यूरेट वैल्यू है, उन वैल्यू को, उन फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर बात मेरा? सर फिर से मैं- बोलिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक काम करता हूँ। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है ना, समझ लो। जब भी हम कोई भी एक कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तो मान लो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 64.5 निकल के आया, और 5 के बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 2 लिख दिया। क्या लिखा? 64.52 लिख दिया। तो याद रखना, समझना कि 64.52 में क्या होगा ना, ये तीन जो नंबर है 64.5, इनको हम बोलते हैं सर्टेन वैल्यू। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? सर्टेन वैल्यू बोलते हैं। ये सर्टेन वैल्यू है, और ये जो वैल्यू हमारे पास होता है ये अनसर्टेन वैल्यू, यानी ये 2 के जगह पे कोई भी दूसरा नंबर हो सकता था। समझ में आ नहीं आ रहा? तो हम लोग किसी भी नंबर को, न्यूमेरिकल को 2 पॉइंट तक दिखाते हैं इसका एक्यूरेसी को बताने के लिए, और इन्हीं नंबर, जिन नंबर को काउंट करके या जिन नंबर से हमको उस वैल्यू के बारे में मालूम चलेगा, पता चलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर बात? क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। यार नहीं समझा सर, जो आपने सर्टेन अनसर्टेन लिखा उसमें सर्टेन जो भी है उनको सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है सर्टेन प्लस वन अनसर्टेन वैल्यू। सर्टेन वैल्यू भी होगा और साथ में जो अनसर्टेन वैल्यू है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आ रहा ना? जितना भी वैल्यू सर मतलब 5 2 3 लिख देंगे पॉइंट के बाद 5 2 3 वो तो नहीं 5 2 ही होगा, रहेगा। वो नहीं होगा, वो अलग, उसका अलग कभी को पढ़ा है नहीं ना, पढ़ा उसमें टेंशन मत लो ना, वो तो पढ़ा है दो। मैं खाली तुमको मीनिंग बता रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर ये होता है किसी भी कैलकुलेशन करने के बाद, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करने के बाद, कुछ भी करने के बाद हम लोग जब उसको सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू तो कुछ भी निकल सकता है। मान लो 64.5238765 चलते रहेगा जिंदगी भर, तो क्या सबको लिखोगे? क्या नहीं लिखोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि सर 64.5 तो कंफर्म है, इसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, तो 2 के बाद 3 है, तो राउंड अप नहीं करेंगे, इसको 2 लिख देंगे। तो ये जो वैल्यू निकला, ये तीन वैल्यू 64.5, ये तो सर्टेन है, यहाँ तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। बट इसके बाद वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू हमारे लिए क्या होगा, डाउटफुल वैल्यू होगा, अनसर्टेन वैल्यू होगा। क्यों? ये इसलिए अनसर्टेन वैल्यू होगा क्योंकि अगर ये 3 के जगह पे यहाँ पे 6 होता, तो ये 2 के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखते, 3। तो वैल्यू चेंज होगा कि नहीं? समझ आ गया यस सर, यस सर। है ना? तो ड्यू टू अनसर्टेन हम लोग एक अनसर्टेन वैल्यू को यूज करते हैं, एक से ज्यादा अनसर्टेन वैल्यू हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर में समझना है रूल के बारे में, ये सब नहीं, तो रूल में आते हैं वो, ठीक है? तो रूल नंबर 1 तो लिखो, रूल नंबर 1 कि कैसे हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर पता करना है वो समझते हैं, ठीक है? तो रूल नंबर 1 देखो, ऑल नॉन जीरो नंबर, all non-zero number, राइट? all non-zero number, ठीक है? और डिजिट इन ए नंबर लिख सकते हो, all non-zero digit in a number, all non-zero digit in a number, ओके? डिजिट is significant। यानी बोलने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन जीरो नंबर है, क्या नंबर है? नॉन जीरो नंबर है, ये डिजिट है किसी भी नंबर के अंदर, तो उस डिजिट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल, मान लो कहीं पे लिखा हुआ आया 44.3, तो ये देखो तीनों का तीनों क्या है, नॉन जीरो है, तो हम लोग बोलेंगे सर कि इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मान लेते हैं कि हमको दिया गया 52.43, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो सर यहाँ पे चारों का चारों क्या है, नॉन जीरो नंबर है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4। अगर सर मुझे दिया गया यहाँ पे 623.23, तो सर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 5 सब नॉन जीरो नंबर है, तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 5। बोलो, क्या रूल नंबर 1 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो।
सर मतलब जितना डिजिट्स होगा वो होगा सिग्निफिकेंट नंबर। ये पहला वाला हिसाब में जितना डिजिट होगा सब सिग्निफिकेंट। अभी रूल नंबर 1 बाकी रूल में देखेंगे अलग होगा। ये रूल क्लियर हुआ तो आगे बढ़ता हूं, जल्दी से बताओ रूल क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. रूल नंबर 2 ये बोलता है हमको, रूल नंबर 2 समझना ध्यान से, रूल नंबर 2 बोलता है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट is also significant। क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर मान लो दो नॉन जीरो नंबर है और दो नॉन जीरो नंबर के बीच में एक जीरो आ गया तो वो भी हमारे लिए क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। एग्जाम्पल मान लो हमको बोला कि हमारे पास 6.01, तो 6 क्या है? नॉन जीरो। 1 क्या है? नॉन जीरो। बट बेचारा बीच में क्या आ गया? एक जीरो आ गया। तो दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो है, तब भी उसको हम लोग क्या मानेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3 होगा। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मतलब 6.001 है। अब क्या करेंगे? तो सर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे एक नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, और दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है। तो नॉन जीरो के बीच में जीरो, क्या नॉन जीरो के बीच में जीरो? तो यहाँ पे भी हम लोग क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4। क्लियर हुआ? क्लियर नहीं है? Yes, sir. Clear. है ना? ठीक है, नेक्स्ट रूल में चले। सर बोलो। सर इधर तो सर्टेन तो पहले वाला है, दूसरे वाला अनसर्टेन, मतलब 1 को पकड़ेंगे या नहीं? सर्टेन अनसर्टेन जो है ना, वो खाली दिखाता है कि तुम कितना डिजिट तक एक नंबर को लिख सकते हो। साइंस तो ये भी बोलता है, केमिस्ट्री ये भी बोलता है कि जितना ज्यादा डेसिमल पॉइंट तक तुम जाओगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर तुमको मिलेगा। पॉइंट। तो एक कैलकुलेशन में बहुत डिजिट तक जाना अच्छा बात है, बट पॉसिबल नहीं है। अच्छा बात तो है बट पॉसिबल नहीं है ना? तो सर्टेन और अनसर्टेन से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बात यह है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में केमिस्ट्री और फिजिक्स ये बोलता है कि जब तुम कोई न्यूमेरिकल करके वैल्यू को लिखते हो तो तुमको दो डिजिट तक लिखना होता है। पहला डिजिट सर्टेन होगा और सेकंड डिजिट जो होगा अनसर्टेन होगा। दैट्स इट। और कुछ भी यहाँ पे लॉजिक, ठीक है। ओके सर। सर अगर मतलब वैसे कंटिन्यू होते जा रहा है तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिखेंगे? लिखते रहेंगे। अगर मान लो इसके बाद 1 के बाद जीरो आना स्टार्ट हुआ तो नहीं लिखेंगे। 1 के बाद 2 है, 3 है, 4 है, तो लिखते रहो, सारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। देखो सिग्निफिकेंट फिगर, देखो एक बात सुनो, तुमको कैलकुलेशन करने को नहीं बोला गया ना। जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुमको दो डिजिट तक रखना है। बट कोई और इंसान कैलकुलेट करके तुमको वैल्यू दे रहा है और बोल रहा है कि देखो मैंने कैलकुलेट किया है, ये रहा मेरा वैल्यू, नाउ तुम पता लगाओ सिग्निफिकेंट फिगर कौन है। तो हम ये क्यों माथा मारे, हम ये क्यों सोचे कि अरे उसको तो कैलकुलेट कर 2 नंबर तक रखना चाहिए था, उसने 5 नंबर क्यों रखा? अब रख दिया, क्या करोगे बताओ? समझा नहीं है? तो ये सोचने का काम हमारा नहीं है। हमको जो नंबर मिलेगा, हमारा काम है उस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर को ढूंढना। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो, रूल नंबर 3। ये लिख लेगा, रूल नंबर 3 में आते हैं। लिखे? नेक्स्ट रूल लिखो। हाँ बोलो, पूछो। सर सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई रिलेशन है? नहीं नहीं, एक ही चीज है कि फिगर मतलब फिगर, ये डिजिट को ही फिगर बोला गया, इसे डिजिट को ही फिगर बोला गया। ये कंफ्यूजन है, नंबर डिजिट फिगर ये सब सेम चीज है, कोई अलग अलग चीज नहीं, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे प्लीज लिखो, बता रहा हूँ क्या लिखना। नेक्स्ट लिखो, लिखो एनी जीरो, लिखो एनी जीरो placed to the right of any zero, not right, any zero is placed to the left of, any zero placed to the left of
the first non-digit number is not significant. Non-zero number is not significant. Is not significant. मतलब क्या? सर एक बार फिर से बोल दीजिए. Any zero written to the left or placed to the left of the first non-zero digit is not significant. Non-zero digit is not significant. देखो समझाता हूँ, देखो क्या है ये समझो, इम्पोर्टेंट ये समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लो कुछ ऐसा केस है तो वहां पे रूल नंबर 3 क्या बोलता है, देखो चलो देखते हैं इसको. देखो इससे समझना, देखो मान लो कि हमारे पास एक नंबर है, मान लो ऐसा है 0.002. तो यहाँ पे मुझे बताओ नॉन जीरो नंबर कौन है, ये पहला नॉन जीरो नंबर है. तो नॉन जीरो नंबर के आगे अगर ये जीरो प्रेजेंट है तो इनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा. यहाँ पे क्या होगा, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा दैट विल बी 1. यहाँ पे खाली एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा और नहीं होगा. क्लियर? ठीक है, ठीक है नहीं है? यस सर. अगर यहाँ पे 0.01 है तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 ही होगा. 1 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा. तो तुम किसी भी नॉन जीरो नंबर के आगे कितना भी जीरो लिख दो, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा. बट इसका ठीक उल्टा होता है रूल नंबर 4. क्या होता है, पहले लिखा रहा हूं, पहले बता रहा हूं, फिर लिखाऊंगा. ठीक है, रूल नंबर 4 हमको ये बोलता है ना, 5 4 हमको ये बोलता है कि पॉइंट के बाद अगर जीरो है, क्या पॉइंट के बाद अगर जीरो है ना, तो फिर वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा. मतलब ये कि अगर मान लो मुझे बोला गया सर 11.0 है, तो बताओ कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, तो बोलेंगे सर इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा. पॉइंट के बाद जीरो है, फिर भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे. अब इंटरेस्टिंग तो ये बात है कि पॉइंट के बाद 3 जीरो लगा दिया तो भी बोलेंगे सर इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3 4 5. तो इट विल हैव 5 सिग्निफिकेंट. कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसका, 5 सिग्निफिकेंट फिगर. क्या ये बात क्लियर है? सर सिर्फ पॉइंट के बाद? हाँ पॉइंट के बाद. सर पॉइंट के पहले जीरो होने से नहीं होगा? पॉइंट के पहले जीरो होगा तो उसको नहीं मानेंगे. देखो पॉइंट के आगे जीरो होगा, नहीं पॉइंट के आगे जीरो होगा तो नहीं मानेंगे. ठीक है ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट. सर जैसे 1 0.00 ऐसा. 1 कितना, 1 अब देखो 0.00. पॉइंट लगा दोगे तो फिर वो काउंट हो जाएगा ना. पॉइंट लगा दोगे ना तो फिर वो काउंट हो जाएगा. समझाया कि नहीं आया? अगर तुम पॉइंट लगा दोगे तो वो काउंट हो जाएगा. अगर मान लो तुम लिखोगे सर 101,000 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वो 000 काउंट नहीं करेगा. ठीक है ना, बस में आया कि नहीं आया? 101.00 तो 3 होगा. कितना कितना फिर से बोलो. सर 1 0. पॉइंट लगने के बाद अगर पॉइंट लग गया और जीरो आ गया तो इनको भी काउंट करना पड़ेगा पॉइंट के बाद का जीरो का, क्योंकि ये किसी भी न्यूमेरिकल का एक्यूरेसी को बताता है कि 0 हमने 3 तक किया तो जीरो आया, फिर जीरो आया, फिर जीरो आया. ये न्यूमेरिकल का एक्यूरेसी को बताता है. तुम जो बोल रहे हो कि सर 111.00 तो वो काउंट होगा. सर 101.00 तो 101 भी काउंट होगा, 0.00 सब काउंट होगा. लेकिन अगर तुम बोलोगे सर 444 फिर 000 तो वो 3 जीरो अब काउंट नहीं होगा, ओनली 444 काउंट. समझ आया? यस सर. पॉइंट लगाते ही सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो जाएगा. पॉइंट नहीं है और 10 जीरो लगा दो, वो काउंट नहीं होगा. वो जीरो नंबर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. मैं तुम लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा. एक तुम लोगों को मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ ग्रुप में. ठीक है, ये पीडीएफ तुम लोगों को हेल्प करेगा इसको और क्लियरली समझने के लिए. ठीक है, तो भेजता हूँ तुम लोगों को पीडीएफ. इस पीडीएफ को देखना और समझने का थोड़ा और ट्राई करना, और कुछ डाउट होगा तो फिर मुझे पूछो. ठीक है, क्लियर हो? चलो यस सर. यस सर. तो मैंने पीडीएफ भेज दिया. प्लीज पीडीएफ को एक बार जाना, इसको रीड करना. आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 15 मिनट 10 मिनट लगेगा. इसको प्लीज पढ़ना और इसके ऊपर तुम पढ़ोगे तो और तुमको क्लियर होगा कि क्या है क्या नहीं है. और उसके बाद यहाँ पे कोई डाउट होगा तो फिर मुझे पूछो. ठीक है, ठीक है. यस सर.
तो हमने सर मतलब officially बस ये यही किया था। 4 रूल है। हाँ यही चार है, यही चार। तो हमने यहाँ पे ऑफिशियली ये चैप्टर खत्म हो गया। फिर हमने ऑफिशियली ये चैप्टर यहाँ पे खत्म कर दिया, ऑफिशियली खत्म कर दिया, नॉन ऑफिशियली चलता रहेगा, ठीक है। तो तुम लोग का काम है कि इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना, और जो भी डिफिकल्टी आता डाउट होता है मुझे पूछो, मैं बताऊंगा, हम मिलकर सॉल्व करेंगे, खत्म करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय। Thank you, sir. बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.